गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, आज अपन पढ़ेंगे एसएम के बारे में। मतलब जो अपन पढ़ रहे टॉपिक स्प्रिंग पेंडुलम, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्प्रिंग पेंडुलम में आपको मैंने लगभग वैसे कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पे उसके कुछ इंपॉर्टेंट अदर एसएम अपन देखें और उसके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है उसको अपन समझें। देखिए यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट एसएम एंड इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या मतलब इसका ध्यान समझना बच्चों। देखिए यहाँ पे अपन जानते हैं स्प्रिंग पेंडुलम है बच्चों, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम में एम मास इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये ऑक्साइड हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के एस। ये पता ही है अपन को। ऐसे बच्चों अगर मान लीजिए कोई इलास्टिक रॉड है, ठीक है, ये कोई इलास्टिक रॉड है, ठीक है, या मान लो कोई वायर है, थिन वायर, ठीक है, उससे एम अपन ने कनेक्ट किया, उसको मैं हल्का सा खींच के छोड़ूं तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एम जो है ये ऊपर नीचे एस एम करने लगेगा, ठीक है। यहाँ बच्चों इस रॉड का वाई तो है यंग मॉडुलस, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब जो थिकनेस है इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड एल इसकी लेंथ है, ठीक है। और जो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम एल अपॉन ए वाई। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट केएस अगर अपन फाइंड करें, मतलब बच्चों देखिए यहाँ पे हम जानते हैं 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन केएस है। अगर मैं इस एल को नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा नीचे ए वाई अपॉन एल, ठीक है। एल को नीचे ले आए तो मास अपॉन ए वाई अपॉन एल बनेगा, तो यहाँ पे मास ऊपर है, यहाँ भी ऊपर, नीचे केएस, तो यहाँ नीचे केएस कितना है एल अपॉन, मतलब यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट केएस कितना बनेगा, जो इक्विवेलेंट ऑफ केएस हो जाएगा ए वाई अपॉन एल, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बच्चों ए वाई अपॉन एल। मींस अगर आप इसको अगर आप एक स्प्रिंग मान के सॉल्व करें, मींस ये रॉड नहीं, आप इसको एज ए स्प्रिंग माने, तो उस केस में हम इसका इक्विवेलेंट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका कितना लेंगे ए वाई अपॉन एल लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे ये बॉडी ऑक्साइड हो रही है इस तरह से लिक्विड के अंदर, ऊपर नीचे ऑक्साइड हो रही है, तो इसका टाइम पीरियड अपन ने डिराइव किया था, क्या था टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एम अपॉन ए रो जी। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को भी यहाँ से कंपेयर करें तो ऊपर मास ये रहा एम, ये रहा, नीचे यहाँ पे केएस है, यहाँ पे कितना है ए रो जी। तो यहाँ बच्चों इसमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा के एस इक्वल टू ए रो जी, ठीक है। क्यों फाइंड कर रहा हूं ये भी आपको समझाऊंगा आगे। देखिए और आगे फिर देखिए इस तरह बच्चों यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैस फील्ड है, ठीक है, कोई भी गैस फील्ड है, उसके थ्रॉट में यहाँ पे इस जगह जो इसकी एक तरह से थ्रॉट है, इस थ्रॉट के अंदर एक मास एम की कोई बॉल है, ठीक है, मास एम की बॉल है। अभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, मान लो लाइट वेटेड बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है, मान लो अभी बैलेंस कंडीशन में। अब अपने वेट की वजह से बच्चों इसने थोड़ी सी गैस को कंप्रेस कर रखा है। अब इस बॉल को हल्का सा अपन दबा के छोड़ेंगे तो बॉल ऊपर नीचे ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है बच्चों होता है टी इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ एम वी अपॉन बी ए स्क्वायर। वी तो क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस, बी यहाँ पे बच्चों वी तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस है, एंड बी यहाँ पे क्या बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ गैस, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस को शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो टी का जो फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ एम वी अपॉन बी ए स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें कितना आएगा, कुछ नहीं करना, इस v को नीचे ले आओ, तो मास अपॉन में क्या होगा बी ए स्क्वायर अपॉन v, तो आएगा बी ए स्क्वायर अपॉन v, ये इसका होगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, बी ए स्क्वायर अपॉन v। ऐसे बच्चों यहाँ पे ये जो एक तरह से बच्चों एक कंटेनर है, इसमें कोई एक पिस्टन है, एम मास का पिस्टन है, अंदर जो गैस फील्ड है बी इसका बल्क मॉडुलस, v यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया, रो बच्चों यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, h यहाँ पे हाइट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम केस बच्चों यहाँ पे पिस्टन अभी यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में रखा हुआ है, क्योंकि अपन जो ऊपर से पिस्टन डालेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, नीचे गैस को कंप्रेस करेगा, और अभी यहाँ पे आके बैलेंस हो गया है, ठीक है, क्योंकि गैस थोड़ी कंप्रेस्ड फॉर्म में, इसका वेट नीचे लग रहा है, अभी बैलेंस है। अब इसको हल्का दबा के छोड़ेंगे अपन तो ये पिस्टन ऊपर नीचे इस तरह से ऑक्सीडेशन करने लगेगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, अब यहाँ पे बच्चों इस एच को नीचे ले आए तो यहाँ पे आप देखिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा ए रो अपॉन एच, और यहां से अपन देखें क्या आएगा, इस v को नीचे ले आए बी ए स्क्वायर अपॉन v, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। तो बच्चों ये इसके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गए। क्यों फाइंड किया अपन ने बच्चों इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, देखिए इसके लिए बच्चों यहाँ पे अपन ये क्वेश्चन समझते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है इस टाइप से, एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट केएस है, और यहाँ पे एक इलास्टिक रॉड है वाई ए एल, ठीक है, इसका ये वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे हमने बॉडी एम को कनेक्ट किया, अब इसको हल्का खींच के छोड़ रहे हैं, एस एम करेगी, इसका टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। अब कैसे फाइंड करें बच्चों टाइम पीरियड, तो देखिए अब यहाँ पे एक अजीब सिस्टम होगा, तो हम उसको अगर अपन एज ए स्प्रिंग मान लें तो हम उसको ऐसे एज ए स्प्रिंग की तरह ट्रीट करें, तो आप समझो ये 2 स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये 2 सीरीज कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, ठीक, इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्प्रिंग। इसका तो बच्चों K1 तो कितना है बच्चों KS, और इसका K2 कितना होगा, ये K2, ये एक रॉड है,
इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ay अपॉन एल। तो क्या हो गया बेटा, ये ay अपॉन एल, ठीक है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब देखें दोनों दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, दोनों स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हो के नेट की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई अपॉन सम के इक्वल। तो यहाँ बच्चों इसमें के नेट कितना आएगा, के नेट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई अपॉन सम कर दें, मतलब के एस इंटू ए वाई अपॉन एल अपॉन के एस प्लस ए वाई अपॉन एल, ठीक है, ये अप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बच्चों बोथ साइड अपन एल से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, ये के एस ए वाई अपॉन में ये जाएगा एल के एस प्लस ए वाई, ठीक है। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो के एस ए वाई हो गया, ये हो गया एल के एस प्लस ए वाई। अब बच्चों देखिए टाइम पीरियड निकालना है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के नेट। अब यहाँ पे इस के नेट की वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के नेट। तो एम अपॉन के नेट को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये एल के एस प्लस ए वाई अपॉन में के एस ए वाई, ठीक है, ये आ जाएगा इसका टाइम पीरियड। बस ये आ गया आंसर, कोई सिंपल, कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ा, केवल कुछ नहीं किया आपने। इसको इसका अगर आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट था तो उसको यहाँ पे इसको मैं इसको स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया। अब दोनों क्या बना रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्प्रिंग्स, ठीक है। तो उसका रिजल्ट अपने के नेट फाइंड किया और यहाँ अप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा इसका आंसर। एज इट इज बच्चों, यहाँ पे ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या बच्चों, देखो स्प्रिंग है, यहाँ से अपन एक बॉडी को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और ये लिक्विड में डिप्ड है। अब बच्चों इसको हल्का सा खींच के छोड़ेंगे तो बॉडी ऑक्सीडेट होगी, जिसमें स्प्रिंग का भी रोल हो रहा है और यहाँ पे जो बॉडी लिक्विड में एसएम करी इसका भी रोल, दोनों यहाँ पे इसका हमें नेट रिजल्ट फाइंड करना है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ एसएम फाइंड करना है। तो देखिए इसको भी अपन 2 स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में समझ सकते हैं। कैसे, देखिए बच्चों समझना बात को, यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ तो ये स्प्रिंग है, सही है स्प्रिंग। अब बच्चों यहाँ पे इससे एम मास कनेक्टेड है, एम मास अपन ने शो कर दिया, एम मास कनेक्टेड है। इसके नीचे यहाँ पे लिक्विड है तो इसको अपन ने अदर स्प्रिंग से ये शो कर दिया, अदर स्प्रिंग से, ये लो। अब यहाँ पे बच्चों इस K1 को रख दिया अपन ने के एस, K2 की वैल्यू क्या है, K2 इस स्प्रिंग के इक्विवेलेंट कौन था बच्चों, ये रहा ए रो जी, ए रो जी। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। गौर से देखिए यहाँ पे तो क्या बन रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ क्या बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्प्रिंग्स। गौर से देखिए ये जो एम मास है ऊपर स्प्रिंग से कनेक्टेड है, नीचे लिक्विड से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर एक स्प्रिंग होगी, नीचे एक स्प्रिंग होगी, तो ये अब दोनों स्प्रिंग मास एम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए बच्चों यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन देखें, यहाँ पे के नेट को क्या जाएंगे बच्चों, के नेट इज इक्वल टू, के नेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा दोनों के एडिशन के इक्वल के एस प्लस ए रो जी, ठीक है, क्योंकि क्या बन रहा है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ बच्चों क्या बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ क्या बन रहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ पे था सीरीज कॉम्बिनेशन और यहाँ पे क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे के नेट आ गया। इसलिए बच्चों यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के नेट, ठीक है, एम अपॉन के नेट, और के नेट आपको दिख रहा है, ये रख दो 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के एस प्लस ए रो जी, ठीक है। ये अपन ने फाइंड कर लिया टाइम पीरियड की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे अपन यहाँ पे फाइंड कर सकते टाइम पीरियड। तो इसलिए अपन यहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर रहे थे, ताकि ऐसे टिपिकल क्वेश्चन हम शॉर्ट में एक लाइन में अपन सोल्व कर सके, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक नोट की फॉर्म में एक चीज देखें, यहाँ दो बच्चों, ये बॉडी अगर मान लो लिक्विड में कंप्लीटली डिप्ड होती, अभी तो यहाँ पे देखो ये पार्शियली डिप्ड है और ऑक्सीडेट हो रही है, बट अगर बॉडी कंप्लीटली डिप्ड है तो उस केस में इसको एक्स्ट्रा पुल करोगे ना, इसको एक्स्ट्रा पुल करोगे तो बायोंसी फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बॉडी कंप्लीटली डिप्ड है, पूरी बॉडी लिक्विड डिप्ड है और ऑक्सीडेट हो रही है, तो एक्स्ट्रा डिप करने पे एक्स्ट्रा बायोंसी फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ओनली के एस रेस्पॉन्सिबल होगा, किसके लिए बच्चों, एसटेम के लिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, एक नोट की फॉर्म में देखें, इफ m, ठीक है, इफ m of spring pendulum is completely, ठीक है, completely dipped in liquid, completely dipped in liquid, then in SHM buoyancy force, ठीक है, buoyancy force
नॉट बी चेंज, ठीक है, बायोंसी फोर्स नॉट बी चेंज, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बायोंसी फोर्स फिक्स नहीं होगा। तो रेस्पॉन्सिबल केवल कौन होगा यहाँ पे, स्प्रिंग, ओनली स्प्रिंग यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होगी। देखिए बायोंसी फोर्स नॉट बी चेंज मींस यहाँ पे इस लिक्विड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज नो इफेक्ट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ से टाइम पीरियड जो आएगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन के एस, यही इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। लिक्विड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, T इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ m अपॉन के एस होगा, ठीक है। तो अपन देखा बच्चों, तो एक गौर समझे क्या कहना चाहता हूं मैं, सिंपल पेंडुलम बच्चों अपन ने लिक्विड डिप किया था, तो लिक्विड डिप करने से मतलब कंप्लीटली डिप फॉर्म में जब सिंपल पेंडुलम था, तो उस केस में उसका टाइम पीरियड इफेक्टेड हुआ था, क्योंकि बायोंसी फोर्स अपवर्ड लेकर था वहां पे, ठीक है। और वहां पे अपन ने जो जी इफेक्टिव ग्रेविटी फाइंड की थी, उसकी वजह से यहाँ पे उसका टाइम पीरियड चेंज हो गया था। मतलब किसी सिंपल पेंडुलम को अगर लिक्विड में ऑक्सीडेट करा रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, बट स्प्रिंग पेंडुलम को कंप्लीटली डिप करा के अपन ऑक्सीडेट कराएं, कंप्लीटली डिप करा के ऑक्सीडेट करा रहे हैं तो टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पार्शियली डिप करा रहे हो तो टाइम पीरियड इस तरह से वेरी कर रहा है, मतलब इस तरह चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड, बट अगर कंप्लीटली डिप करा के ऑक्सीडेट कराओगे तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा जितना स्प्रिंग आउटसाइड द लिक्विड थी उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था, वही टाइम पीरियड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, SHM इज कोड ऑफ अर्थ। और बच्चों इस तरह से कोई अर्थ है, इसके अंदर अपने आर पार टनल बना दी, पूरी टनल, ठीक है। इस तरह बच्चों अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट को हम इस तरह यहाँ पे रिलीज करें तो ऑब्जेक्ट इस तरह से ऑक्सीलेशन करेगा इसमें, ठीक है। ऐसे चाहे ये कॉर्ड इस तरह से किसी एंगल पे हो, ये तो अपन ने कॉर्ड बनाई है डायमीटर के लॉन्ग, ये बच्चों कोई भी अदर कॉर्ड है किसी एंगल पे, इसको यहाँ पे बॉडी को छोड़ोगे तो इस तरह ऑक्सीडेट करेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे बच्चों इस ऑक्सीलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, ये होता है T इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ R अपॉन G, ये फिक्स होता है, T इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ R अपॉन G, उसकी वैल्यू होती है 84.6 मिनट। R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जो हम जानते हैं 6400 किलोमीटर होती है, जी यहाँ पे ग्रेविटी है सही 9.8, तो सॉल्व करने पे नियरली आता है 84.6 मिनट। ऐसे बच्चों यहाँ देखिए SHM ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब ये जो अर्थ है इसके ऊपर पेंडुलम काफी लॉन्ग पेंडुलम है, इस तरह से ये मान लो बच्चों भगवान ने पकड़ रखा है एक पेंडुलम और ये इसकी लेंथ वेरी वेरी लार्ज है और ये अर्थ पे इस तरह से ऑक्सीलेशन कर रहा है, इसकी लेंथ वेरी लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ जो टाइम पीरियड होता है इसकी वैल्यू भी यही होती है, T इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ R अपॉन G, मतलब यहाँ पे कोई अदर प्लेनेट आसपास नहीं है, केवल अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट में ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी रिजल्ट होता है 84.6 मिनट के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से ये अपन ने सम इंपॉर्टेंट SHM अपन ने देख ली, बात पहले पढ़ी। अब देखो अपन एंगुलर SHM के बारे में, ठीक है। अभी तक अपन ने जो भी सारी चीज पढ़ी सब में लीनियर SHM हो रहा था मैक्सिमम, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो आप जितना भी तक थ्योरी पढ़ी उसमें लगभग अपन ने सारा क्या पढ़ा है, लीनियर SHM के बारे में। अब कुछ अपन पढ़े बच्चों एंगुलर SHM के बारे में स्टडी करें, तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं एंगुलर SHM पे। पहले इस टाइप से एक रॉड है ये, ठीक है, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है, m, l, ठीक है। ये रॉड आपको m, l गिवन है, रॉड m, l, जो कि बच्चों हमने सेंटर के अबाउट पिवोटेड है, ठीक है। और यहाँ पे स्प्रिंग और यहाँ भी स्प्रिंग कनेक्टेड है। अब बच्चों इसको हल्का सा अपन नीचे करके छोड़ें, मतलब इस तरह से इस रॉड को x डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इस तरह से ये एंगुलर SHM स्टार्ट कर देगी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन इसको पिवोटेड कर रखा है, इसमें इसके एंगुलर SHM स्टार्ट हो जाएंगे। अब तो यहाँ पे हमें इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, क्या होगा इसका टाइम पीरियड, कैसे फाइंड करें बच्चों टाइम पीरियड। देखिए वही 3 स्टेप्स आपको अप्लाई करनी है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टॉ नेट फाइंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। टुवर्ड्स मीन पोजीशन अपन फाइंड कर रहे हैं टॉ नेट, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा हम डिस्प्लेस किया, आप देखें आफ्टर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यहाँ पे हम देख रहे हैं टॉ फाइंड करें, टॉ नेट इज इक्वल टू यह आएगा टॉ1 प्लस टॉ2। क्यों बच्चों, देखिए इधर से यहाँ पे अपने इसको x डिस्प्लेस किया इधर। अब चाहे आप इसको x डिस्प्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे स्प्रिंग का जो पुलिंग फोर्स इधर आएगा F इक्वल टू kx, ऐसे यहाँ पे इसको अपने अपवर्ड पुल किया तो डाउनवर्ड आएगा F इक्वल टू kx, ठीक है, F इक्वल टू kx। तो यहाँ पे हम देखें इस फोर्स की वजह से यहाँ पे देखिए ये सेंटर पॉइंट हमारा पिवोटेड पॉइंट, यहाँ पे ये इसकी डिस्टेंस l/2 है और यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स ऐसा है जो उसको वापस मीन पोजीशन पे लेके आ रहा है। टॉर्क इक्वल टू क्या, तो फोर्स डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, या कहते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों ही सही है, ठीक है। तो डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, एक इधर से भी टॉर्क लग रहा है, एक इधर से भी लग रहा है टॉर्क,
एक को टो 1 बोल दिया, एक को टो 2, दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि एंगल सेम है, फोर्स सेम है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्वाइस ऑफ टो। ठीक है, ट्वाइस ऑफ टो मतलब किसी एक का टो फाइंड करके डबल कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ टो। अब टो कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस से, तो फोर्स इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी है L/2 है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आपको L/2। अब यहाँ पे देखिए 2 से तो 2 कैंसिल कर दो, F कितना है यहाँ पे kx, F को पुट कर दिया मैंने kx इंटू L, ठीक है इंटू L, ये अपन देख रहे हैं F kx इंटू L। अब जो हमें स्टेप 1 चाहिए थीटा की फॉर्म में चाहिए, थीटा की फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, जो x यहाँ पे देखिए एंगल थीटा है, ये आर्क, ये हो गया लेंथ रेडियस, तो हम जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इक्वल टू क्या आएगा एंगल इंटू रेडियस, तो x को हम लिखेंगे एंगल इंटू रेडियस, तो देखिए के एल, x को लिख रहा हूं मैं एंगल इंटू रेडियस मतलब थीटा इंटू L/2, थीटा इंटू L/2। तो यहां से अब आप देखिए इसके अंदर क्या जाएगा के एल स्क्वायर थीटा बाई 2, अब ये थीटा की टर्म्स में आ गया है। अब जो स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड में हम इसको किसके इक्वल करेंगे, सी थीटा के इक्वल, सी थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ये के एल स्क्वायर थीटा बाई 2 में दिख रहा है, ये थीटा से थीटा कैंसिल, क्या गया रिजल्ट के एल स्क्वायर बाई 2, तो सी इज इक्वल टू आ गया बेटा के एल स्क्वायर बाई 2। अब हमें यहाँ पे थर्ड स्टेप का यूज करना है, थर्ड स्टेप पे हम क्या करते हैं बच्चों, फॉर्म अप्लाई करते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर ऑफ आई अपॉन सी। आई क्या बच्चों यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसके अबाउट यहाँ पे ऑक्सीलेशन हो रहा है, रॉड का सेंटर के अबाउट हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रॉड का अपने सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, ml स्क्वायर अपॉन 12, पढ़ाई है आपने बचपन में रोटेशन मोशन में, ml स्क्वायर अपॉन 12, तो आई को रख दिया मैंने ml स्क्वायर अपॉन 12, ml स्क्वायर अपॉन 12 डिवाइड बाय c, तो मैंने फाइंड कर लिया कितना है के एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो यहां से एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, 12 से 2 कट जाएगा 6 टाइम्स, तो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ, ये जाएगा m अपॉन 6k, m अपॉन 6k, ये इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इससे अपन फाइंड करते हैं एंगुलर एसएम में, और अब क्या देखो बच्चों, एंगुलर एसएम को कैसे फाइंड करना है, टॉर्क की हेल्प से, स्टेप वो ये 3 स्टेप अप्लाई करनी है, टॉ नेट फाइंड करते हैं स्टेप 1 में, ठीक है, स्टेप 2 में सी थीटा के इक्वल करेंगे, और थर्ड स्टेप में 2 पाई अंडर आई अपॉन सी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों फिजिकल पेंडुलम, ये भी एंगुलर एसएम पे ही बेस्ड थे बच्चों। कैसे देखिए, अगर मान लो क्या लिखा है, पिवोटेड बॉडी एग्जीक्यूटिंग एंगुलर एसएम इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम, ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं इसको या फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं, मतलब बच्चों कोई भी ऑक्सीडेटिंग बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी इस तरह से ऑक्सीडेट कर रही है कि हमने कहीं से इसको पिवोटेड कर रखा है, ठीक है, और बॉडी एंगुलर एसएम कर रही है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिजिकल पेंडुलम। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह कोई बॉडी है, यहाँ से हमने इस पॉइंट के अबाउट इसको पिवोटेड किया है, इसे बोलते हैं एसपी, सस्पेंशन पॉइंट, इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट हमने इसको पिवोटेड किया है, ठीक है, इसको हम इस तरह ऑक्सीडेट करा रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट आई है, आई क्या बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सस्पेंशन पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ से इस तक की डिस्टेंस कितनी एल है, एसपी से सीएम तक की डिस्टेंस एल है। अब जो हमें इसका ऑक्सीलेशन कराना है, तो यहाँ पे करेंगे, इसको पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, हमने यहाँ थीटा इज इक्वल टू वेरी स्मॉल ही है, इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया, अब जो छोड़ेंगे, छोड़ते से नीचे आएगा और इस तरह से एसएम चालू कर देगा। नीचे क्यों आएगा बच्चों, ये देखिए सेंटर ऑफ मास पे mg एक्ट हो रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा पे थीटा बनेगा, इस तरफ कंपाउंड आएगा mg sin थीटा, ये mg sin थीटा इसको वापस मीन पोजीशन में लेके आएगा, तो इसलिए इसमें ये एंगुलर एसएम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ भी वही 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंग देखें, स्टेप 1 में अपन क्या फाइंड करें, टॉ फाइंड करें, तो टॉ इज इक्वल टू कितना बच्चों, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, डिस्टेंस तो एल है, एंड फोर्स कितना है mg sin थीटा, मींस एल इंटू mg sin थीटा, डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स कर दिया अपन ने, ठीक है, डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ भी क्या था भाई, अपन ने L/2 को F से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी अपन L को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस परपेंडिकुलर फोर्स से mg sin थीटा से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए L, यहाँ पे थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा को लिखते हैं ओनली थीटा, तो ये जाएगा mgl थीटा, mgl थीटा, क्योंकि बच्चों थीटा वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा को हम ओनली थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, बिकॉज अपन देख रहे हैं बच्चों साइन थीटा का मान क्या होगा, नियरली थीटा,
क्योंकि एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जो स्टेप 2 देखिए, ये स्टेप 1 थीटा की फॉर्म में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम चाहते थे। अब सेकंड स्टेप में उसको किसके इक्वल करेंगे, सी थीटा के इक्वल। सी थीटा इज इक्वल टू mgl थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, सी इज इक्वल टू कितना आ गया, mgl आ गया। बस अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप अप्लाई करनी है। थर्ड स्टेप में हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर ऑफ आई अपॉन सी होता है। तो इससे बच्चों क्या जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन mgl। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से अपन फाइंड करते हैं टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। जहां बच्चों आई क्या है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां बच्चों देखो एल क्या है। पहली बात तो हियर एल इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एसपी टू सीएम, डिस्टेंस बिटवीन एसपी एंड सीएम। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से सस्पेंशन पॉइंट की डिस्टेंस है वो एल है ये। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एसपी एंड सीएम। और जो यहाँ पे आई क्या है, देखिए आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ, अबाउट सस्पेंशन पॉइंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एसपी। ठीक है, सस्पेंशन पॉइंट है। ठीक है, तो सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब बच्चों कई बार आपको मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं है सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट, लेकिन आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, तो हम आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम डी स्क्वायर की हेल्प भी ले सकते हैं। मतलब जल्द पढ़ने में हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू आई जी प्लस एम डी स्क्वायर कहते हैं, या एम एल स्क्वायर। आई इज इक्वल टू आई जी प्लस एम एल स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। जहां बच्चों आई जी क्या हो जाएगा, ये आई जी क्या शो हो रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, बट अपन जानते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेमी पॉइंट होते हैं छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आई जी है, ये जो आई जी है क्या शो कर रहा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, या कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास है, जो कि यहाँ पे इस आई के पैरेलल वाली एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, आई जी प्लस एम एल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बच्चा इस पे बेस्ड एग्जांपल अपन देखें। जैसे दो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल बच्चा यहाँ पे डिस्क है, ये डिस्क हमने इस तरह से यहाँ पे इसकी सरफेस पे एक्सिस है जो कि हमें होल कर रखा है डिस्क में। डिस्क को हमने पर इसकी सर्कमफेरेंस पे होल कर रखा है, वहां पे हमने इसको पिवोटेड करके उसको ऑक्सीडेट करा रहे हैं इस तरह से हम। तो हमें यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी फाइंड करना है। ठीक है, टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एमजीएल। ठीक है, यहाँ बच्चों आई देखिए, पहले बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क के लिए अपन जानते हैं कितना होता है, 3/2 mr स्क्वायर। 3/2 mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, नहीं भी पता तो आपको यहाँ पे चलो आई जी प्लस एम डी स्क्वायर से फाइंड कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैसे हमें डायरेक्ट पता होता है 3/2 mr स्क्वायर होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, इस वजह यहाँ पे टी अपन अप्लाई करेंगे, टी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन mgl, ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 पाई आई तो रख दिया मैंने 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में mgl, l कितना बच्चा यहाँ पे डिस्टेंस r, sp से cm तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, ये रख देंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा देखो, यहाँ से एक r से r कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो आएगा यहाँ पे m से m कट गया r अपॉन g, तो आएगा बेटा ये 2 पाई रूट ऑफ 3r अपॉन 2g, ये इसका रिजल्ट आएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू ये। और चलो इसको देखो, ये तो आंसर चलो अपने फाइंड कर लिया, आंसर आ गया। अब इसी को बच्चों अगर मैं सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करूं, ध्यान तो क्या करूं, सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करें तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो यहां पे इसको कंपेयर करें t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g से, तो l कितना होना चाहिए यहाँ पे 3r/2। ठीक है, तो इससे हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। मैं कोई फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड को हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g कर रहे हैं, तो वहां से जो l निकल के आएगी इसको कंपेयर करने पे, तो यहाँ पे कितनी बनेगी 3r अपॉन g, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंपल पेंडुलम में g के ऊपर क्या होता है, l होता है। यहाँ पे g के ऊपर कितना आ रहा है 3r/2 आ रहा है।
ठीक है, मतलब 3r/2 यहाँ पे क्या शो करेगा, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस फिजिकल पेंडुलम करस्पॉन्डिंग टू सिंपल पेंडुलम, ठीक है, 3r/2 हो जाएगी। चलो यहाँ पे देखा बच्चों, इसको सॉल्व करें। यहाँ बच्चों आई, अब यहाँ पे जो आई एक्सिस है, ये एक रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इस एक्सिस के अबाउट हमें पता नहीं होता, हमें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। अब इस आई के अबाउट फाइंड करना है, तो आई के लिए हम क्या करें बच्चों, IG + md² यूज करें। I = IG + md² का यूज करेंगे, ये होता है जो फॉर्मूला I = IG + md², ठीक है। यहाँ भी md² था, लेकिन यहाँ पे d डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, d क्या थी, यहाँ पे l जो थी, डिस्टेंस क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कितनी थी, l थी, बट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, l/2 है, इसलिए l/2 रखेंगे, इसमें d का मान IG। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होती है एक्सिस का फॉर्मूला ml²/12 होता है, ये ml²/12 प्लस m, डिस्टेंस यहाँ पे l/2 है, ठीक है, l/2। तो इसमें l/ml² तो आप कॉमन ले लो, और नीचे ये 12 बनेगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 12 एलसीएम ले लें, तो यहाँ क्या 1, यहाँ कितना जाएगा बच्चों, यहाँ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ बच्चों इसमें देखो, यहाँ पे नीचे 4 आ रहा है, यहाँ 12 है, 12 अपने एलसीएम लिया, यहाँ 1 और ये 3, तो कितना यहाँ पे, ये जाएगा 4/3 मींस 4/12 मींस ml²/3, ml²/3, ये इसका रिजल्ट आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं मिस्टेक यहाँ पर क्या कर दी, ml/, अच्छा रुको, ये l/2 नहीं है, इसको एक काम करो, इसको डिस्टेंस को आप l/3 कर लो, फिर l/2 करेंगे तो बिल्कुल पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ऊपर कोने पे नहीं है, ये पॉइंट कोने पे नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम डिस्टेंस पे, इसको चलो मैंने l/3 कर लिया, ये डिस्टेंस l/3 है, तो यहाँ पे l/3 का स्क्वायर करें, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, डिस्टेंस l/3 कर दिया अपन ने, l/3, और जो l/3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9, ये आएगा 12, तो यहाँ पे 12 × 9 ले लिया मैंने एलसीएम, तो आएगा 9 + 12, ये हो जाएगा, ठीक है, 12 × 9 एलसीएम है, तो 9 + 12। अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, ml² इंटू यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, ये 21/12 × 9, तो यहाँ से 3 से कैंसिल कर दें, ये 7 टाइम्स कट जाएगा, ये 3 टाइम्स, तो 7/36 कितना हो गया, 7/36 ml² ही आएगा, 7/36 ml²। अब आपको रखना है फॉर्मूला में t = 2π√I/mgl, I/mgl अप्लाई कर रहे हैं, तो 2π, I को रख दें 7/36 ml², ठीक है, डिवाइड बाय mgl। अब बच्चों L क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन SP टू CM, ये SP से CM तक की डिस्टेंस कितनी है, L/3, ये L/3 रख दिया मैंने, तो 3 से 36 कितनी बार कट जाएगा, 12 टाइम्स, ठीक है, तो क्या जाएगा रिजल्ट, ये M से M भी काट दो, एक L से एक L भी काट दो, 2π√7/12, 7/12 L/G, यह आ जाएगा रिजल्ट, L/G, ये आ गया T टाइम पीरियड, ठीक है। अब बच्चों यहीं पे इस पे यहाँ पूछा कि इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, L इफेक्टिव, तो इफेक्टिव लेंथ मतलब इस सिंपल ये फिजिकल पेंडुलम है, इसको अगर अपन सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं अंदर जो G के ऊपर मल्टीप्लायर कितना है, 7L/12, ये किसको शो करेगा, L इफेक्टिव को, तो यहाँ पे इसकी L इफेक्टिव क्या होगी, मतलब सिंपल पेंडुलम के करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव लेंथ क्या जाएगी, 7L/12, तो हम इफेक्टिव लेंथ पूछ ले तो 7L/12 भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने ये एसएम के बारे में स्टडी कर ली, ठीक है, ये जितनी बॉडी थी ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से एसएम करी थी, उन सभी एसएम के बारे में अपन ने स्टडी किया। अब देखिए बच्चों, एक्चुअल अपन जानते हैं जब भी कोई बॉडी एसएम करती है, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं डैम्पिंग ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो वही चीज अपन देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा देख रहे हैं डैम्पिंग ऑक्सीलेशन के बारे में। अभी तक तो अपन ने जितना ही पढ़ा, एम्पलीट्यूड उसमें फिक्स था, कोई बॉडी एसएम करती है एक फिक्स एम्पलीट्यूड से कंटिन्यू ऑक्सीलेट होती थी, ठीक है, बट अपन जानते हैं प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, उसे हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑक्सीलेशन। तो चलो उसके बारे में देखिए, देखिए यहाँ पे डैम्पिंग ऑक्सीलेशन के बारे में अपन देखें, डैम्पिंग ऑक्सीलेशन, ठीक है, यहाँ बच्चों एम्पलीट्यूड जो है कंटिन्यू डिक्रीज हो जाता है बच्चों, ठीक है, इस ऑक्सीलेशन में डैम्पिंग ऑक्सीलेशन में एम्पलीट्यूड कंटिन्यू डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे जब अपन ग्राफ देखें, पहले एम्पलीट्यूड A0 था,
फिर इस तरह कंटिन्यू डिक्रीज हो जाएगा। एम्पलीट्यूड यहाँ पे इतना है, फिर और कम हो गया और कम हो गया, कंटिन्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह मिलता है बच्चों। तो मान लो सपोज एट टाइम टी एम्पलीट्यूड ये है बच्चों, किसी टाइम टी पर आफ्टर टाइम टी एम्पलीट्यूड ये एरो शो कर रहा है हाइट को, एम्पलीट्यूड ए एट टाइम टी। तो जो इक्वेशन होती है इस ए जो कैपिटल ए है ये टाइम पे किस तरह से डिपेंड करता है, देखो बच्चों हियर एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज एज फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस गामा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, E is A is equal to A naught e power minus gamma t। यहाँ बच्चों A naught तो क्या शो कर रहा है, इनिशियल एम्पलीट्यूड, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एम्पलीट्यूड था, ठीक है, वो क्या है A naught, स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड A naught है। यहाँ जो गामा है, इस गामा की वैल्यू होती है B अपॉन 2m, जो कि कांस्टेंट है, B अपॉन 2m के इक्वल होता है, जो कि कांस्टेंट है। यहाँ बच्चों इस B को तो बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, एंड m इज मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी। ठीक है, मिस बी यहाँ पे डैम्पिंग कोफिशिएंट है, एम इज मास ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी, तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन 2m, जो कि कांस्टेंट होगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है डैम्पिंग कोफिशिएंट, ये भी कांस्टेंट है ऑफ ऑक्सीलेटिंग बॉडी। अब अच्छा यहाँ पे देखिए इस जगह ये तो इसकी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या होती है देखिए, इस तरह होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी हमें याद रखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ जो ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट ये क्या होता है, रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है, जो एफ के क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं ना इसको, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ ऑक्सीडेटिंग बॉडी, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम, ये कांस्टेंट है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा नॉट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी, या जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये मेन इक्वेशन तो बच्चों वैसी है जैसे अपन नॉर्मल एसएम की बात करते हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, बट वहां पे तो a क्या होता है, फिक्स होता है, जो नॉर्मल एसएम पर पड़ी थी, ठीक है, जनरल एसएम पड़ी थी, वहां पे a तो क्या था, फिक्स था, बट यहाँ पे जो a है, जो a इज इक्वल टू a नॉट e पावर माइनस गामा t है, जो कि वेरिएबल है। इस इक्वेशन में a यहाँ पे क्या बच्चों, वेरिएबल। ठीक है, एंड जो ओमेगा अपन यूज कर रहे हैं, ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर होता है, जहाँ पे ओमेगा नॉट तो यही सही है और गामा वो बताई दी आपको b अपॉन 2m। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, a यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे एनर्जी की बात करें अपन, जैसे अपन ने सिंपल एस में देखा था, एनर्जी जो होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, लिखा था अपने हाफ के ए स्क्वायर, मींस एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ भी एनर्जी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एनर्जी कंटिन्यू डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी प्रोपोर्शनल तो हम जानते हैं ए स्क्वायर, और अभी आपने कहा ए की जो डिपेंडेंसी है, ए नॉट तो खैर इनिशियल वैल्यू है, डिपेंडेंसी टाइम के साथ क्या बेटा, ए इज डिपेंड ऑन टाइम एज ए इज प्रोपोर्शनल टू ई पावर माइनस गामा टी, तो इस ए को रख दिया मैंने ई पावर माइनस गामा टी पे डिपेंड कर रहा है टाइम के साथ, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ई पावर माइनस 2 गामा टी जाएगा। मींस एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है ई पावर माइनस 2 गामा टी के प्रोपोर्शनल में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हमारा हटाएं तो लगा दिया ई नॉट, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस 2 गामा टी। यहाँ तो बच्चों क्या आ रहा है, ई पावर माइनस गामा टी है, यहाँ पे आ रहा है ई पावर माइनस 2 गामा टी, स्क्वायर किया अपन ने आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ई नॉट तो क्या है, इनिशियल एनर्जी, जब अपन एसएम स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग एनर्जी क्या थी, ई नॉट, टाइम टू टाइम एनर्जी डिक्रीज होती गई, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस 2 गामा टी है। गामा को अपन क्या रखते हैं, गामा क्या था बच्चों यहाँ पे b अपॉन 2m, गामा को b अपॉन 2m पुट कर दो तो ऐसे 2 से 2 कट जाएगा, तो e पावर माइनस b t अपॉन m ये बन जाएगा, जो कि वेरिएबल है। जैसे एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी भी टाइम टू टाइम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ये लॉग की फॉर्म में वैल्यू पता होनी चाहिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, जैसे log 2 बेस 10.3 होता है, log 3 बेस 10.48, log 5 बेस 10.7, या से अच्छा कोई log x बेस e की फॉर्म में, उसे हमें बच्चों 10 के बेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 10 के बेस में कन्वर्ट करना है, e की जगह यहाँ पे 10 लिखना है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे log 2 की वैल्यू आपको पता करनी है, तो यहाँ पे 2.3 log 2 बेस e की वैल्यू पता करनी है, log 2 बेस e, तो यहाँ पे 2.30 मल्टीप्लाई कर दो, ये बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, log 2 बेस 10 कितना है, 0.3, तो 0.3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रोक्सीमेट 0.679 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0.69। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एग्जांपल फर्स्ट क्या है, फॉर ए डंपिंग ऑक्सीलेटर गामा इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁻² इज गिवन,
आफ्टर हाउ मच टाइम ए इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 ऑप्टेन। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, यहाँ बच्चों में एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन दे रखी है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस गामा टी। तो ए को रख देंगे ए नॉट बाई टू, ठीक है, इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस गामा टी। तो बच्चों ए नॉट से तो ए नॉट कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 पावर माइनस 1 इक्वल टू ई पावर माइनस गामा टी। बोथ साइड हम ले लें लॉग ले लेंगे बच्चों, तो -1 आगे जाएगा, log 2 बेस ई बेस पे ले रहे हैं लॉग, यहाँ पे माइनस गामा टी आगे जाएगा, ठीक है, log ई बेस ई का हो जाएगा 1 हो जाएगा log ई बेस ई। तो यहाँ से 1 से 1 कट गया। अब log 2 बेस ई कितना होता है बच्चों, 0.69, log 2 बेस ई को रख दिया 0.69, ठीक है, एंड गामा कितना रखा है 7 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू टी। तो 0.69 को चलो अपन क्या मान लें 0.7 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू इसको ले लिया मैंने 0.7, ठीक है, डिवाइड बाय 7 और ये 10 पावर माइनस 2, तो ये ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा ये 100 मतलब 70 बाई 7 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेट क्या होगा 10 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब तो फिर आ गया इन अबव क्वेश्चन आफ्टर हाउ मच टाइम एनर्जी ई नॉट बाई 2 ऑप्टेन, मींस आफ्टर हाउ मच टाइम एनर्जी रिड्यूस टू हाफ, ये बोलेगा क्वेश्चन आफ्टर हाउ मच टाइम एनर्जी रिड्यूस टू हाफ। तो जो अब यहाँ पे एनर्जी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, E इज इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस 2 गामा टी, एनर्जी के लिए यहाँ पे पावर में माइनस 2 गामा टी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे E को रख दिया मैंने ई नॉट बाई 2, ठीक है, ई नॉट ई पावर माइनस 2 गामा टी, ठीक है, तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल। अब यहाँ पे एज इट इज सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अब क्या जाएगा, देखिए ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो log 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2 गामा टी। यहाँ पे क्या मिला था log 2 इज इक्वल टू गामा टी मिला था, यहाँ मिलेगा log 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ गामा टी, ठीक है। तो इससे बच्चे यहाँ पे 0.69 इज इक्वल टू 2 गामा की वैल्यू 7 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू टी करेंगे, यहाँ से t इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से आपको जो टी की वैल्यू ऑप्टेन होगी कितनी आएगी, टी की वैल्यू 5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू जाएगा 5 सेकेंड 5। अब क्या टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड आएगा, यहाँ पे कितना आएगा टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यहाँ पे आएगा टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये आंसर। इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन थर्ड पढ़िए क्या कह रहा बच्चों, यहाँ पे कह रहा इफ for an oscillator at t is equal to 2 second amplitude reduced to half, ठीक है, means a is equal to a naught by 2 of 10 after how much time t, मतलब after t is equal to 6 second a बताना कितना होगा, t is equal to 6 second पे एम्पलीट्यूड कितना जाएगा। तो जो हमें यहाँ पे देखिए टाइम की दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक तो 2 सेकंड के लिए और एक 6 सेकंड के लिए। तो अप्लाई करते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में, a is equal to a naught e पावर माइनस गामा t होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे पहले a को रख दो a naught by 2, ए नॉट को ए नॉट बाई 2 रख दिया, ठीक है, तो ए नॉट ई पावर माइनस गामा टी। तो जो ए नॉट से तो ए नॉट कट जाएगा, तो यहाँ से ई पावर माइनस गामा टी की क्या जाएगी, हाफ हो जाएगी, ई पावर माइनस गामा टी इज इक्वल टू हाफ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद फिर हमसे पूछा टी इज इक्वल टू 6 पे निकालना है, देखिए एट टी इज इक्वल टू 6 वापस अपने लगाए फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस गामा, टाइम को रख दिया 1/6 लिखते, ठीक है, 1/6 क्योंकि सॉरी 1/6 नहीं 6 हमें टाइम 6 गिवन है ना, 6 टाइम को रख दिया अपन ने 6। अब यहाँ पे देखिए ये इसको फिर हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ई पावर माइनस गामा टी, यहाँ बच्चों देखो इसमें टी की वैल्यू कितनी देखिए 2 सेकंड, तो यहाँ पे टी इक्वल 2 रख दो, गामा इंटू 2, यहाँ पे ई पावर माइनस 2 गामा, ई पावर माइनस 2 गामा की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ पे अब क्या टाइम कितना गिवन है हमें 6 गिवन है। और बच्चों देखो इसको इस तरह से अपन लिखे हैं, समझना बात को, ए नॉट अभी ई पावर माइनस 6 गामा है, मतलब पावर में कितनी है 6 आ रही है, इसको मैं से लिखता हूँ ई पावर माइनस 2 गामा की पावर 3 कर दी मैंने, होल पावर 3, क्योंकि उसको 3 को मल्टीप्लाई करो वापस वही 6 पावर बन जाएगी, ऐसे लिखते हैं इसको। क्यों लिखा है ऐसे बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है, देखिए इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2 है, तो 1/2 रख दिया पावर 3, तो क्या जाएगा आंसर a0/8,
ठीक है, तो आंसर आ गया a नॉट बाई 8। ठीक है, t इज इक्वल टू 6 में ये रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट बन रहा है बच्चों। इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें e पावर माइनस 2 गामा की वैल्यू पता है हाफ है, तो इसको मैंने e पावर माइनस 2 गामा पावर 3 की फॉर्म में लिख दिया, ताकि इसके वैल्यू अपन हाफ पुट कर देंगे तो आंसर आएगा a नॉट बाई 8। इसको चलो एक और मेथड सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखिए सेकंड मेथड, मान लो आपको फॉर्मूला पता ही नहीं है तो उसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते। देखिए स्टार्टिंग बच्चों एम्पलीट्यूड कितना है a नॉट, आफ्टर देखें 2 सेकंड तो t इज इक्वल टू पे देखें आफ्टर 2 सेकंड वैल्यू क्या जाएगी, हाफ होएगी a नॉट बाई 2। फिर आगे देखें नेक्स्ट हाफ सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड मतलब t इज इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू इसकी और हाफ हो जाएगी, इसका और हाफ कर दो कितना हो जाएगा, a नॉट बाई कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ कर देंगे तो a नॉट बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, हाफ कर रहे हैं मतलब हाफ टाइम्स ऑफ a नॉट बाई 2, हाफ टाइम्स ऑफ a नॉट बाई 2 कर दिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a नॉट बाई 4 हो गया, a नॉट बाई 4। उसके बाद फिर देखें नेक्स्ट 2 सेकंड मतलब t इज इक्वल टू 6 सेकंड, तो यहाँ पे कितना है a नॉट बाई 4, इसका और हाफ कर दो, हाफ ऑफ a नॉट बाई 4 करेंगे तो कितना जाएगा ये a नॉट बाई 8। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इन एवरी 2 सेकंड, एवरी 2 सेकंड के बाद वैल्यू हाफ हाफ होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले हाफ हुई, a नॉट से हाफ हुई, फिर इसकी अगेन हाफ हो गई, इसकी फिर अगेन हाफ हो गई, तो वैल्यू क्या जाएगी a नॉट बाई 8। ठीक है, तो इस तरह अपन ने यहाँ बच्चों ये डैम्पिंग ऑक्सीलेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो बच्चों अपना टॉपिक एसएम कंप्लीट हो गया। ओके, बात पहले पढ़ी तो जो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी अपन किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, वेव के बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ भी मेनली अपन वेव पढ़ेंगे बच्चों मैकेनिकल वेव के बारे में। अच्छा पहले वेव होती क्या है उसको थोड़ा समझे बच्चों। वेव इज ए एनर्जी और मोमेंटम प्रोपोगेशन इन मीडियम और वैक्यूम। मतलब जैसे सिंपल सा एग्जांपल अपन देखें बच्चों, जैसे मान लो कोई वाटर है, रेस्ट वाटर है, उस पर आप पेबल ड्रॉप करोगे, तो जैसे अपन पेबल ड्रॉप करते हैं तो कोई पत्थर ड्रॉप करते हैं, तो जहां पे पेबल ड्रॉप हुआ है वहां पे पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन पे ऑक्सीलेशन स्टार्ट करता है, फिर वो अपनी एनर्जी एंड मोमेंटम नेक्स्ट नेबर्स को प्रोवाइड करता है, तो उसके नेबर्स में भी एसएम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो अपनी एनर्जी आगे नेक्स्ट नेबर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी एसएम स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइप से बच्चों आगे से आगे एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वाटर वेव। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे हमने पेबल ड्रॉप किया, तो पेबल ड्रॉप करेंगे तो जहां पे ड्रॉप हुआ है वहां पार्टिकल एसएम स्टार्ट कर देगा, फिर अपनी एनर्जी चारों तरफ के जो नेबर्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, तो नेबर्स वाले भी एसएम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो आगे नेबर्स को प्रोवाइड करेंगे, नेबर्स में एसएम स्टार्ट हो जाएंगे। इस टाइप से जो वेव आगे ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो वेव कुछ नहीं बच्चों, सिंपल एनर्जी एंड मोमेंटम का जो आगे फर्दर ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, वेव। ठीक है, उसे हम वेव बोलते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल यूं समझिए, जैसे मान लो बच्चों कई सारे पर्सन लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं, मेनी पर्संस, ठीक है, क्यू में खड़े हुए। ठीक है, सबसे लास्ट पर्सन ने मान लो पुश किया नेक्स्ट पर्सन को, ठीक है, तो उसका पुश उससे नेक्स्ट वाले को फील होगा, उसका पुश नेक्स्ट वाले को फील होगा, उससे पुश नेक्स्ट वाले को फील होगा। ऐसे करते करते जो फ्रंट में जैसे फर्स्ट पर्सन जो खड़ा था उस पर पुश फील हुआ, तो ये भी क्या बच्चों एक तरह से एनर्जी ट्रांसमिशन में हम क्या बोलेंगे, वेव ट्रांसमिट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जो पर्सन खड़ा था उसने एक पुश प्रोड्यूस किया, मतलब एक तरह से एनर्जी ट्रांसमिट की, वो एनर्जी आगे से आगे हैंड ओवर होती गई। तो इस तरह से आगे आगे फर्दर एनर्जी हैंड ओवर हो रही है। इसी एनर्जी प्रोपोगेशन को, मिस मोमेंटम प्रोपोगेशन को क्या बोलते हैं, वेव ट्रांसमिशन। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, वेव सिंपल ट्रांसमिशन ऑफ प्रोपोगेशन, ट्रांसमिशन और प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम आगे जो फर्दर मीडियम में ट्रांसमिशन उसे हम बोलते हैं वेव। ओके, और जो वेव को हम आगे क्लासिफाई करें तो किस तरह से क्लासिफाई करें बच्चों, इस तरह कर सकते हैं कि वेव को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक तो मीडियम रिक्वायरमेंट और एक मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मींस कुछ वेव ऐसी होती है जिनके ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ वेव ऐसी होती है जिनके लिए ट्रांसमिशन के लिए मीडियम नेसेसरी नहीं है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे भाई आपको दो एग्जांपल समझाया, तो मैंने यहाँ पे पेबल वाला एग्जांपल समझाया, तो यहाँ पे वेव आगे ट्रांसमिट हो रही है, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की। वाटर नहीं होगा तो वेव मतलब एनर्जी आगे ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऐसे बच्चों आपको मैंने मैन टू मैन आगे पुशिंग समझाई। ठीक है, तो वो जो आगे एनर्जी ट्रांसमिट होती है वहां पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, मेनी मेंस की रिक्वायरमेंट है, आगे कंटिन्यू आगे मेन एक के बाद एक खड़े हुए। ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बच्चों इन्हें बोलते हैं मैकेनिकल वेव, मींस जिनके ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव कई सारे एग्जांपल है, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव, ये सारे क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है, और बच्चों ईएम वेव सेकंड होती है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज कॉल्ड ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे अपन देखें लाइट वेव। ठीक है, जो लाइट वेव है इसके प्रोपोगेशन के लिए हम देखते हैं एनर्जी जो आगे ट्रांसमिट हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आगे एनर्जी ट्रांसमिट होती है, जो कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे ईएम वेव ऐसी वेव है जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है,
एग्जाम्पल लाइट वेव, एक्सरे, रेडियो वेव्स, ये सभी क्या बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए मेनली हमें यहाँ पे स्टडी करना है मैकेनिकल वेव के बारे में। इसका एग्जाम्पल होता है साउंड वेव। अब जो साउंड वेव, मैकेनिकल वेव कैसे, जैसे मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तुम्हारे तक साउंड पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, तो यहाँ पे जैसे मैंने साउंड प्रोड्यूस की तो मैं यहाँ पे माउथ के पास वाले पार्टिकल है उसमें इस तरह से ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ये अपनी एनर्जी नेक्स्ट फर्दर पर जो पार्टिकल्स उनको प्रोवाइड करें उसमें इस टाइप से एसएम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट को फर्दर प्रोवाइड होगी उसके एनर्जी उसमें एसएम स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह जो एनर्जी आगे से आगे ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, तो एनर्जी आगे से आगे ट्रांसमिट हो रही है। तो जब ये एनर्जी ट्रांसमिट होते होते आपके ईयर ड्रम के पास वाले पार्टिकल तक एनर्जी पहुंचती है तो पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है और ड्रम से स्ट्राइक करता है और हमें साउंड सेंस होती है, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो रही है, तो हम देख रहे हैं साउंड भी एक तरह से कौन सी होगी, मैकेनिकल वेव, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स की हमें रिक्वायरमेंट है तभी साउंड वेव आगे ट्रांसमिट हो पाएगी, ठीक है। अगर बच्चों इस रूम में अगर मान लो वैक्यूम क्रिएट कर दें, यहाँ पे सारे एयर पार्टिकल बाहर निकाल दें, तो फिर जो मैं साउंड प्रोड्यूस करूंगा वो आपको सुनाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि आगे साउंड आगे ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कहते हैं मैकेनिकल जो वेव है इट कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, ठीक है, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। और देखो फिर मैकेनिकल वेव को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन एंड सेकंड इज पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू प्रोपोगेशन। अभी आपको मैंने साउंड वेव वाला एग्जांपल समझा, पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट हो रहे हैं, यहाँ से पार्टिकल इससे हुआ, इस तरह आगे नेक्स्ट हैंड की एनर्जी इस तरह से, तो जो एनर्जी देखिए आगे इधर जा रही है इस तरफ और पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं। जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है पार्टिकल उसी के प्रोपोगेशन के अलॉन्ग वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, मींस इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। पार्टिकल वाइब्रेट टू पैरेलल टू प्रोपोगेशन में इस तरह से एनर्जी आगे ट्रांसमिट हुई है, पार्टिकल इतने ऑक्सीडेट हो रहे हैं, इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि क्या है साउंड एग्जांपल। साउंड एंड वेव्स इन वाटर, वाटर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो भी क्या है बच्चों एक तरह से वे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती हैं। ऐसे बच्चों पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको समझाया था बच्चों, यहाँ पे इसमें पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट होगा, ठीक है, ये वेव्स हो गई, या कोई स्ट्रिंग है मान लो, स्ट्रिंग का वन एंड आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, अदर एंड पे अपन कंटिन्यू जर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, जर्क प्रोड्यूस करेंगे तो हम देखेंगे स्ट्रिंग में आगे जर्क जाती हुई हमें दिखेगी, ठीक है, तो वो भी हम देख रहे हैं स्ट्रिंग में आगे मूव कर रही है जर्क एंड वहां पे वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इस तरह से बच्चों ये वेव आगे ट्रेवल कर रही है एंड पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, कौन सी हो गई ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेव्स इन स्ट्रिंग। अब बच्चों देखो इसको फिर ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूड को फिर फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसी है बच्चों, वेव कंटिन्यू प्रोपोगेशन हो रहा है, मींस वेव आगे कंटिन्यू आगे ट्रेवल कर रही है जब तक कंप्लीटली डेड नहीं होती, कंप्लीटली वेव आगे ट्रेवल करती आ रही है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों प्रोग्रेसिव वेव, मतलब कंटिन्यू आगे प्रोग्रेस करते आ रही है, वेव आगे मूव कर रही है, उसे हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। एंड सेकंड होती है बच्चों प्रोपोगेशन इन बाउंडेड मीडियम में, वेव्स अगर एक लिमिटेड बाउंडेड मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जा रही है वापस आ रही है, जा रही है वापस आ रही है, मतलब आप आने जाने में बार बार वेव सुपर इंपोज हो रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उस केस में इसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो देखो प्रोग्रेसिव वेव का एग्जांपल कैसे, वेव्स इन लॉन्ग स्ट्रिंग, वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग है, यहाँ पे अपने कोई जर्क प्रोड्यूस की कंटिन्यू आगे ट्रेवल कर रही है जर्क, इसे क्या हो जाएगा प्रोग्रेसिव वेव। बट अगर बच्चों वेव्स इन ए फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, जैसे बोथ साइड अपन ने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, जैसे तार या गिटार वायर है, ठीक है, बीच में अपन जर्क प्रोड्यूस करके छोड़े तो हम देखते हैं उसमें अब स्ट्रिंग जो है हमें मैनी लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेट होती हुई दिखती है, ठीक है, तो इस तरह से मैनी लूप्स की फॉर्म में वाइब्रेशन हो रहे हैं, कौन सी हो गई स्टैंडिंग वेव, ओके। ऐसा बच्चों यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव। जैसे प्रोग्रेसिव कोई साउंड सोर्स है बच्चों, स्पीकर लाउड स्पीकर है, यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं तो कंटिन्यू साउंड आगे इस तरह से मूव कर रही है कंटिन्यू आगे मीडियम में, ठीक है, तो मीडियम में कोई बाउंडेशन नहीं तो हम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव। बट यहाँ पे अगर किसी ऑर्गन पाइप में हम साउंड प्रोड्यूस करें, इस तरह कोई पाइप है ऑर्गन पाइप, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, दो टाइप के होते हैं बच्चों, ये तो ओपन ऑर्गन पाइप, ये क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन पाइप में दोनों माउथ ओपन होते हैं एंड बच्चों क्लोज ऑर्गन पाइप में एक माउथ तो ओपन है, वन साइड ये क्लोज होता है, ठीक है। तो जो ओपन साइड है वहां पे क्या बनता है बच्चों एंटी नोड, मतलब जहां पे इस तरह से ये जो लूप का जो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे एंटी नोड है, और जहाँ पे लूप क्लोज हो रहा है ये इसे बोलते हैं नोड। ये आगे पढ़ लेंगे एंटी नोड एंड नोड के बारे में आ जाएगा डिटेल में स्टडी, ठीक है। ये हो गया बच्चों स्टैंडिंग वेव। इसको बच्चों फिर हम और अदर वेव में अदर टाइप से क्लासिफाई भी कर सकते हैं। देखिए अदर क्लासिफिकेशन 1D वेव में कोई वेव अगर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन को अलॉन्ग मूव कर रही है उसे बोलेंगे 1D वेव। जैसे स्ट्रिंग वेव एक स्ट्रेट लाइन को अलॉन्ग मूव कर रही है, स्ट्रिंग वेव हो गई, ठीक है। लेजर लाइट या कहते हैं वेव्स इनसाइड ऑर्गन पाइप, एक लेंथ के अलॉन्ग एक सिंगल लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों 1D वेव। 2D वेव क्या होती है प्रोपोगेट इन प्लेन, जो एक सरफेस प्लेन सरफेस पे वेव प्रोपोगेट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों
2D वेव। फॉर एग्जांपल ये वाटर सरफेस जो वेव है ये वाटर सरफेस के अलोंग ही मूव कर रही होती है, मतलब वेव्स ऑन वाटर सरफेस इज एग्जांपल ऑफ 2D वेव। ऐसा जो 3D वेव, प्रोपोगेट वेव इन स्पेस, स्पेस में चारों तरफ वेव प्रोपोगेट हो रही है सराउंडिंग में, उसे हम क्या बोलेंगे 3D वेव, जैसे लाइट वेव, साउंड वेव, या कहते हैं वेव्स इनसाइड वाटर। तो वाटर के इनसाइड, जैसे बच्चों वाटर है, वाटर में जैसे मान लो सी है, सी के बॉटम में कोई ब्लास्ट हो तो ठीक है, ब्लास्ट जो साउंड वेव, जो ब्लास्ट जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी चारों तरफ सराउंडिंग में मूव करेंगी, तो कौन सी होगी 3D वेव। ठीक है, तो इस तरह से ये होगी। अब बच्चों यहाँ पे लास्ट पॉइंट अपन देखें, ये वेव्स ऑन वाटर सरफेस। अब जो वाटर सरफेस पे वेव्स होती है, एक बार तो अपने सोचा कि वेव्स यहाँ पे एक तरह से पार्टिकल इस तरह ऑक्सीलेट हो रहा है, तो मतलब कैसे होनी चाहिए ट्रांसवर्स वेव। एक बार तो सोचने को लगता है कि अपन पेबल ड्रॉप किया तो पार्टिकल इस तरह ऑक्सीलेट हुआ, आगे एनर्जी हैंडओवर की, इस तरह ऑक्सीलेशन हुए, आगे एनर्जी हैंडओवर हुई, इस तरह ऑक्सीलेशन हुए। तो वाटर सरफेस वेव देखने में लग रही है कि किस टाइप की होनी चाहिए, ट्रांसवर्स वेव, बट एक्चुअल बच्चों वाटर सरफेस वेव क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल, दोनों की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होती है। तो क्योंकि बच्चों जब अपन पेबल ड्रॉप करते हैं तो वहां पे जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, वो एक तरह से इलेप्टिकल पाथ पे मोशन स्टार्ट करता है, इलेप्टिकल पाथ पे मोशन स्टार्ट करता है। ठीक है, किस तरह से देखिए, अपन ने पेबल ड्रॉप किया, ये भी आगे इधर भी ट्रेवल कर रही है, इधर भी ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल कर रही है। यहाँ से हम पार्टिकल गौर से देखें तो पार्टिकल तो इस तरह से, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये कुछ इस तरह बच्चों इलेप्टिकल पाथ के लॉन्ग मूव करता है। देखिए बच्चों, ये पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, फिर घूम के यहाँ पहुंच गया, फिर घूम के यहाँ आ गया, फिर घूम के यहाँ आ गया, तो इस तरह ऊपर नीचे भी जा रहा है। फिर यूं सोचें कि पार्टिकल भी यहाँ पे, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर वापस यहाँ भी आएगा, फिर वापस यहाँ पहुंचेगा, फिर वापस यहाँ आएगा, तो ये लेफ्ट राइट भी कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो इलेप्टिकल पाथ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स ऑक्सीलेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल ऑक्सीलेशन। तो दोनों के कॉम्बिनेशन फॉर्म में होती है जो ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में वेव्स ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, तो बच्चों ये अपन ने कुछ बेसिक चीज समझी, वेव्स के बारे में क्लासिफाई किया। ठीक है, तो चलो खैर आज के लिए इतना होते वेव्स के बारे में, कल अपन आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे इस टॉपिक को। चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।